हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं हूं आपका मोहित सर और आप देख रहे हैं मैथ्स एरिया क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं कक्षा 10 का 7 मार्च को जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम यहां पे स्पेशल तैयारी करवाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का जो 7 मार्च को, कितने मार्च को, 7 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है उत्तराखंड बोर्ड का, उसका पेपर लेकर आया हूं। उसमें जो रसायन विज्ञान के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, रसायन विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए गए हैं आज तक, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पे है। और जो पेपर में आपके क्वेश्चंस आने वाले वही क्वेश्चंस है यहां पे, केवल और केवल अंत तक वीडियो को देखिए। आप एक भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे और पूरे के पूरे मार्क्स आप लेके आएंगे। इसका ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 का जो बोर्ड परीक्षा है 2026, जो कि 7 मार्च को होने जा रहा है आपका, उसके लिए यह वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा, साइंस का आपका पेपर होने वाला है 7 मार्च को। उसमें रसायन विज्ञान के, केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का जो हम यहाँ पे निचोड़ लेकर आए हैं हम यहाँ पे पूरा का पूरा निचोड़ लेके आए, पूरा निचोड़ के आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं मेरे प्यारे बच्चों। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा, तो लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहिए, बिल्कुल बने रहिए। निश्चित रूप से आप सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर में करके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे समझते हैं। देखिए बोला गया है कि विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो सुन लीजिए आप लोग पहले। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, और उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के लिए आपको जो है एक चीज याद रखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में जो आपका अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होगा वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, वो हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। विस्थापन अभिक्रिया के लिए एक एग्जांपल पूछा है, तो एग्जांपल हम यहां पे केवल बता रहे हैं। देखिए एग्जांपल के लिए हमने देखा कि हमारे पास दो अभिकारक है, एक अभिकारक हो गया NaCl, दूसरा है AgNO3। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा। देखिए ये जो सोडियम है ये Ag दैट मीन चांदी से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, जिस कारण ये सोडियम जो है AgNO3 में से Ag को विस्थापित कर देगा और इसके जगह पे ये विराजमान हो जाएगा। तो भैया क्या बनेगा, Ag के जगह पे विराजमान हो गया तो हमारा बना NO3 बन गया। साथ ही साथ ये जो Cl है वो इस Ag के साथ क्रिया करके AgCl का निर्माण कर देता है। ये हमारे एक विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल हो गया। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप दूसरा भी कोई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में, मिट्टी का तेल समझते हैं ना, दैट मींस होता है केरोसिन। ठीक है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम जो धातु है उसको मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसके पीछे का कारण यह है कि सोडियम जो है वो, उसको अगर देखा जाए तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर के साइड में होता है, दूसरे नंबर पे। तो क्या है, इसका मतलब सोडियम धातु काफी ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अतः यह वायु के नमी या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तुरंत जो है आकस्मिक आग उत्पन्न कर लेता है, जिस कारण इस आकस्मिक आग से इस सोडियम धातु को बचाए रखने के लिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। क्योंकि केरोसिन में डुबोने पर यह अक्रिय हो जाता है, मतलब यह क्रिया नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि वायु के संपर्क में नहीं आ पाता है, तो वह अक्रिय हो जाता है, जिस कारण इसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। इसको यहां पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है, लिख रखा है। देखिए क्या बोला है, सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो हवा की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगती है। मिट्टी के तेल में यह अक्रिय रहती है, इसलिए इसे बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब समझिएगा, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, और ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा का शोषण हो रहा है, मतलब ऊष्मा खर्च हो रहा है। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा प्राप्त होगी उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, और जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का ह्रास होगा, मतलब कमी होगी, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसके लिए क्या हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको देखते। देखिए वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है,
उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, और देखिए यहाँ पे 393.5 किलो जूल उष्मा उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। इसके अतिरिक्त हमने जो लास्ट वाला एग्जांपल बताया था वो भी आप बता सकते हैं। जैसे हमने क्या करा था भैया, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व करा था, तो ये स्वतः अभिक्रिया करके क्या बनाता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये हुआ और साथ में उष्मा उत्पन्न हो रहा था। जब प्लस में उष्मा है इसका मतलब उष्मा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, प्लस में उष्मा है इसका मतलब उष्मा उत्पन्न हो रहा है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ये वाला एग्जांपल भी दे सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए इसी में उष्माशोषी अभिक्रिया किसे। अब उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या बताया बेटा मैंने, अभी यही बताया कि उष्माशोषी अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है, दैट मींस खर्च होता है, ठीक है, नुकसान होता है उष्मा का, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, बे अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। एग्जांपल के लिए हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में अभिक्रिया करवा दी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस यहाँ पे माइनस में देखिए 180.5 किलो जूल जो है आपको यहाँ पे ऊर्जा खर्च होती हुई दिख रही है, मतलब माइनस में है तो खर्च हो रही है, नुकसान हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उष्माशोषी अभिक्रिया, क्लियर। अगला हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो ध्यान रखिए द्विविस्थापन, इससे मतलब दो चीजें विस्थापित होंगी, इसका ध्यान रखिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे देखते हैं, देखिए ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और नए उत्पाद बनते हैं, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल हमने यहां पे ले लिया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, बना हमारा क्या AgCl और NaNO3। भैया हुआ क्या यहाँ पे देखिए, इसको हमने दोनों को अभिक्रिया करवाया, तो इसने इसका स्थान ले लिया और इसने इसका स्थान ले लिया, सोडियम के स्थान, आयनों का आदान प्रदान हुआ यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे उतना ज्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर पाऊंगा जितना कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरे सारे के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट वाले बताने हैं, ताकि आप पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना, और सारे के सारे क्वेश्चन आप तैयार करके जाओ, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आप पेपर में 100% करके आए। इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन में बोला हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। उपयोग या अनुप्रयोग की बात है, तो हाइड्रोजनीकरण क्या है, देखिए हाइड्रोजनीकरण संयोजन संकलन आप जो है यहां पढ़ेंगे, तो यहां पे हाइड्रोजनीकरण क्या है उसको समझते हैं, समझिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में हम क्या करते हैं भैया, निकल अथवा पैलेडियम में, समझिएगा, कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, वो निकल अथवा पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, तो इसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया या फिर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, यहाँ पे असंतृप्त होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है मेरे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे इसके सामने से हट गया है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, नो सॉरी यहाँ पे सही है, ये पूरा इसको पढ़ना था मुझे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए निकल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन मिलाना हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। वही चीज है, लाइन को थोड़ा सा घुमाया है खाली केवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा है, इसको सही करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, समझिएगा CH2 है, डबल बॉन्ड है CH2, ये क्या है हमारा, ये है एथीन जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो समझ लीजिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो। अब इसमें हमने क्या करा भैया, हाइड्रोजन को ऐड करा, दोनों अभिकारक है, लेकिन ये क्रिया कब करेगी, जब इसके पास कोई उत्प्रेरक होगा, और उत्प्रेरक के रूप में क्या हो सकता है, या तो निकल होगा या तो पैलेडियम होगा। ये इन दोनों में से कोई भी एक उत्प्रेरक अगर इसमें रहे तो उस कंडीशन में यह क्रिया होगी, और होगी तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन के जो दो अणु हैं वो इस वाले में और इस वाले में एक एक अणु जुड़ेंगे और ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा CH3 बॉन्ड CH3। ये हमारे क्या हुआ, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परिवर्तित होकर क्या बन गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका हम उपयोग की बात करते हैं, अनुप्रयोग। तो इसका जो औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है उसको समझते हैं। इसका औद्योगिक अनुप्रयोग यहाँ पे लिख रखा, देखिए असंतृप्त वनस्पति तेलों से हमें संतृप्त वनस्पति घी को
प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना हर साल पेपर में आता रहता है, इस साल भी आएंगे, तो ध्यान रखिए यहाँ पे अच्छे से इसको संतुलित करेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसको संतुलित करने तो संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए संतुलित करने के लिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम एरो के दोनों साइड को समझते हैं। एरो का जो लेफ्ट साइड है, बाएं तरफ है, उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और दाएं तरफ को राइट हैंड साइड कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने परमाणु हैं, राइट हैंड साइड में भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। अगर है बराबर परमाणु है तो हमारा समीकरण संतुलित होगा, अगर बराबर नहीं है तो वह असंतुलित होगा, उसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। दैट मीन्स दोनों तरफ परमाणुओं को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, इधर हमारे पास आयरन है एक, इधर है कितने, 3 है। ये 3 यहाँ पे नहीं, एक्चुअल में ये जो होना चाहिए था Fe3, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक्स है, थोड़ी सी होती है, क्या करें अब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयरन है 3, यहाँ पे है 1, तो इधर 3 बनाने के लिए मैं इसके सामने गुणा कर दूंगा 3 से। तो आयरन इधर 3 हो गए, इधर 3 हो गए। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं। ऑक्सीजन इधर है 4 और इधर है हमारे पास 1, तो इधर 4 बनाने के लिए इसके सामने मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इधर ऑक्सीजन 4 हो गए। अब इधर आयरन जो है 3 है, इधर भी 3 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है। इधर हाइड्रोजन जो है हमारे पास 4 दूनी 8 है, कितना है, 4 दूनी 8 है। इधर कितना है, 2 है, तो इसके सामने हम 4 लगा देंगे तो इधर भी आपके 8 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा समीकरण संतुलित। ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसको संतुलित करना है। अगला वाला जो है हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए NaOH है, तो इधर सोडियम कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 2 है। तो भैया इधर सबसे पहले 2 बना लेता हूं, इधर 2 सोडियम जो है 2 हो गए, 2 सोडियम, इधर 2 सोडियम, इधर ऑक्सीजन कितने, 2, सामने 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, टोटल सॉरी 2 ऑक्सीजन और इधर 4 ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने हैं हमारे पास, 4 और 1 5, तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए साइड में इधर इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, 4 हो गए, इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो गए। अब दोबारा से एक बार काउंट करते हैं, देखिए सोडियम कितने हैं, 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर कितने, 2 और 2 4, इधर है 4 और 2 6, ठीक है, सॉरी 2 और 4 6, इधर 4 और 2 6 हो गए। इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, इधर 4 हो गए। सल्फर कितने, 1, इधर 1, ऑक्सीजन संतुलित कर लिया था हमने, तो ये हमारा संतुलित हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या बोला। देखिए यहाँ पे एक शब्द समीकरण दे रखा है, इसको पहले प्रत्येक समीकरण में कन्वर्ट करना है, फिर इसको संतुलित करना है। पहले क्या है हमारे पास, देखिए हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वो होता है H2 प्लस क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। अभिक्रिया का चिन्ह, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा भैया, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। ध्यान रखिएगा, ये हो गया, ये हमारा समीकरण होगा। अब संतुलित करना है, देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2, इधर 2, 1 है, तो इधर 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 हो गए, क्लोरीन कितने, 2 है, इधर भी 2 हो गए, ये संतुलित हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, MnCl2, एक यहाँ पे समीकरण गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए इधर MnCl2, Mn है, Cl है, इधर H है, इधर O है, लेकिन इधर O नहीं, ये कुछ दिक्कत आ गई इस वाले समीकरण में, तो इसको हटाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इधर कितने हैं, आयरन कितने हैं भैया, 1 है, इधर कितने, 3 है, तो इधर हमने सामने से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आयरन 3 हो गए, क्लियर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 है, इधर भी 2 है, बिल्कुल सही है। अगला इधर ऑक्सीजन कितने, 1 है, इधर कितने, 4 है, तो भैया इधर 4 बनाने के लिए सामने से हमने 4 से गुणा कर दिया। हाइड्रोजन जब 4 से गुणा किया, देखिए आयरन यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गए, इधर हमारे पास 2 है, तो इधर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, तो 4 दूनी 8 है, उधर भी 8 हो गए। ठीक है, ये हमारे इतने जो है कवर हो गए। अब बात करते हैं इनको कैसे संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास है BaCl2, यहाँ पे Ba 1 है, बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, ये संतुलित है। क्लोरीन कितने हैं, 2 है, इधर क्लोरीन का है भैया, अरे इधर क्लोरीन जो है इधर रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्लोरीन थोड़ा सा यहाँ पे है, ये एक्चुअल में यहाँ पे ना होके यहाँ पे होना चाहिए था। चले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पेन से समझिएगा, यहाँ पे HCl, इसको मत समझिएगा, ये है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं भाई, देखिए बेरियम 1 है, इधर 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर हमारे पास 1 है, तो इधर मैंने सामने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4। ठीक है, बिल्कुल संतुलित हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यही गड़बड़ है, देखिए यहाँ पे Ag इधर आ गया, हालांकि ये यहाँ पे होना चाहिए था Ag। अब देखिए जिंक कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 1 है,
Ag कितना है, एक है, उधर कितना है, एक है, ठीक हो गया। सोडियम नाइट्रोजन कितना है, इधर एक है, इधर देखिए बाहर से 2 है, इसका मतलब 2 है, तो इधर हमें नाइट्रोजन 2 बनाने पड़ेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, सारा गड़बड़ा गया, चरमर आ गया। देखिए यहाँ पे सिल्वर 2 हो गया, तो इधर हमें 2 बनाने पड़ेंगे, 2 से गुणा कर दिया। इधर नाइट्रोजन कितना है आपके, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 है, इधर कितना है, 3 दूनी 6 है। अब ये संतुलित हो गया, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं। देखिए अगले में एल्युमिनियम कितना, 1 है, इधर भी 1 है। कॉपर कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, ठीक हो गया। क्लोरीन कितना है, 2 है, इधर कितना है, 3 है। ये गड़बड़ा गया, चरमरा गया। देखिए अब यहाँ पे ऐसा है, तो इसको कर दीजिए 2 से गुणा, इसको कर दीजिए 3 से गुणा, ठीक है। अब देखिए एल्युमिनियम कितना, 1 है, इधर कितना है, 2 है, तो इसके सामने 2 से गुणा कर दीजिए। कॉपर कितना है, 3 है, इधर कितना है, 1 है, तो इसके सामने 3 से गुणा कर दीजिए। देखिए अब एक बार दोबारा मिला लीजिए, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, कॉपर 3, कॉपर 3, क्लोरीन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, संतुलित। अगले में देखिए यहाँ पे KCl यहाँ पे आगे, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, KCl। अब देखिए वेरियम कितने है, 1 है, 1 है, क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो इधर हम 2 से गुणा कर दिए। इधर पोटेशियम 2 है, उधर भी 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, संतुलित हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आगे क्या है, इस वाले को संतुलित करते हैं। यहाँ पे H2O है, H2O यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, H2O हो गया। अब देखिए सोडियम कितना, 1 है, इधर 2 है, तो इधर हमने फटाक से 2 कर दिए। सोडियम 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 4 6, इधर हो गए 4 और इधर 1 है, तो इधर हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 6 हो गया, ठीक है। सोडियम 2, ऑक्सीजन 4, 2 और 4 6, 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। सल्फर कितने हो गए, 1 हो गया, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 4, ठीक है, संतुलित हो गए, ठीक है। तो ये हमारा संतुलन वाले सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुए। चल अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोला गया है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा तेल या वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं उनको जो है नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। समझिएगा, आप जो चिप्स कुरकुरा वगैरह खाते हैं तो देखा होगा उसके अंदर गैस भरा हुआ होता है, हवा भरा होता है। एक्चुअल में उसके अंदर वायु नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता है, उसके अंदर होता है नाइट्रोजन गैस। रीजन क्या है, जब भी चिप्स कुरकुरा वगैरह जो है पैक किया जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन को निकाल के उसके अंदर भर दिया जाता है नाइट्रोजन गैस। इसका कारण क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जब जो तेलीय पदार्थ होते हैं या फिर वसायुक्त पदार्थ होते हैं वो जो उष्मा है उसके साथ क्रिया करके या फिर वायु के साथ क्रिया करके क्या होता है, उपचयित हो जाता है। उपचयित हो जाएगा तो वो जल्दी जो है खराब हो जाएगा, विकृत गंधित हो जाएगा। तो उसको उपचयित होकर विकृत गंधित होने से बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन प्रभावित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उसका उपचयन को रोकने के लिए उसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके, उपचयन ना हो सके इसलिए इसको उसमें नाइट्रोजन प्रवाहित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझे। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अम्ल और एक क्षारक परस्पर क्रिया करके दोनों के गुणों को उदासीन कर देते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे लिखा हुआ है देखिए, जब एक अम्ल तथा एक क्षारक परस्पर क्रिया करता है तो वह एक दूसरे के लक्षण को उदासीन कर देता है, जिस कारण इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए एक है अम्ल जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक है क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के आपस में अभिक्रिया करवाया तो देखिए यहाँ पे ये अम्ल है, ये क्षारक है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करा तो हमारा बन गया क्या, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड जो है ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। पता कैसे चलता है भैया, इसको हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें यह नमकीन लगता है। नमकीन का मतलब नमक, इसका मतलब यहाँ पे हमें उदासीन लवण प्राप्त हुआ, साथ में जल रिलीज होता है। ध्यान रखिएगा। तो क्या बताया मैंने, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई एक अम्ल और एक क्षारक परस्पर अभिक्रिया करता है तो वह एक दूसरे के लक्षणों को, गुणों को नष्ट कर देता है और इससे बनने वाले लवण को हम उदासीन लवण कहते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित, क्या है, उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है हमें। ये जो हमारे पास अभिक्रिया है इसमें उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ हमें ढूंढने हैं। तो देखिए उपचयित पदार्थ में मैंने क्या कहा था, जब भी हमारा उपचयन होगा, उपचयन होने पे क्या होगा भैया, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। और अपचयन होने पर ऑक्सीजन की क्या होगी,
हानि होगी या ह्रास होगा, कम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना होता है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो पदार्थ है उसको देखना होता है। यहाँ पे क्या था, देखिए लेफ्ट साइड में MnO2, MnO2 जब इधर से इधर गया तो देखिए यहाँ से जब इधर की ओर गया यहाँ पे, तो भैया क्या हुआ, Mn के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया। इसका मतलब MnO2 का क्या हो गया, MnO2 में ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसका मतलब MnO2 का हमारा क्या हो गया, अपचयन होगा। तो देखिए यहाँ पे अपचयित पदार्थ कौन है, MnO2। वही हमारा यहाँ पे देखिए HCl है। HCl में क्या है यहाँ पे समझिएगा, क्लोरीन था। अब इस H के साथ किसकी वृद्धि हो गई भाई, H में क्या जुड़ गया, H में जुड़ गया ऑक्सीजन। H में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इसका मतलब HCl का क्या हो गया, आपका उपचयन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब HCl का क्या हुआ, उपचयन हुआ, और MnO2 का अपचयन हुआ। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या है भाई, लोहे की कील दैट मींस आयरन, और किस में डाला जा रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जा रहा है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको चाहिए सक्रियता श्रेणी, बेटा अच्छे से उसको याद कर लो, वही काम आ रहा है लगभग जगहों पे। यह हमारा है एक विस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्या है, सक्रियता श्रेणी में जो आयरन है इसका स्थान जो है कॉपर से ऊपर होता है। इसका मतलब जो आयरन है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है कॉपर सल्फेट का विलयन। जब इसके अंदर हमने एक लोहे की कील डुबो दी, तो लोहे की कील डुबोने से क्या होगा, ये लोहा है आयरन, ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में से इस कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट का विलयन बना लेगा। इस और आयरन सल्फेट का विलयन का कलर और कॉपर सल्फेट के विलयन का कलर जो है वो अलग होता है। इसलिए कहा गया है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका रीजन आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्या होगा इसका उत्तर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, जिस कारण इसका रंग बदल जाता है। देखिए जब लोहे की कील को, यही लिखा हुआ होगा आपका यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आयरन कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे आयरन सल्फेट हो गया और इधर कॉपर प्राप्त हो गया। सेम वही आपको जो बताया है वही चीज है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है तो तैयार कर लीजिएगा अच्छे से इस टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दो धातुएं ऐसी बतानी है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में बहुत सारी धातुएं पाई जाती है, लेकिन देखिए लेकिन सभी धातुएं वहां पे नहीं, वह इस रूप में नहीं रह सकती है। देखिए लोहा मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कॉपर पाई जाती है, सारी चीजें पाई जाती है, सोना पाई जाती है, चांदी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे वो वाले धातुएं के नाम बताने हमें जो है जो वायु है उसके साथ ना नमी के साथ किसी के साथ भी रिएक्शन ना करे, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, देखिए यहाँ पे मुक्त अवस्था में सोना और चांदी को आप लोग लिख लीजिएगा, वही जो है आपके सबसे अच्छे धातु है, सोना, चांदी और प्लेटिनम। ठीक है, ये सारे जो है आपके बहुत अच्छे धातु है, ये आसानी से किसी से क्रिया नहीं करती है और इसीलिए ये जो आपका प्रकृति है उसमें मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोना तथा प्लेटिनम। अगला है, एक धातु तथा एक अधातु का नाम लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। भैया एक धातु का नाम बताना है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो सामान्य ताप में द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा एक ही धातु है जिसका नाम है मरकरी पारा Hg। क्या है हमारा, मरकरी पारा या Hg, इसका नाम ध्यान रखिएगा। इसको मरकरी भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं, Hg भी कहते हैं। ठीक है, Hg जो है सिंबल है। दूसरा जो अधातु होगा वो होता है ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है अधातु है जो मुक्त अवस्था में पाए, सॉरी, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कमरे के ताप में भी द्रव अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मिश्र धातु क्या होते हैं, इसके दो उदाहरण भी दीजिए। मिश्र धातु क्या होंगे, देखिए किसी धातु का
अन्य धातुओं के साथ जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। और यहाँ पे मिश्र धातु के लिए दो एग्जाम्पल हमने बता रखा है। देखिए, एक तो पीतल जो है, पीतल आपका मिश्र धातु है। कांसा ये भी मिश्र धातु है। देखिए, पीतल से आपका क्या बनता है, लोटा बनाया जाता है। पीतल से आपके बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। कांसे से आपके थाली वगैरह, ग्लास वगैरह, वो सब चीजें भी बनाई जाती है। तो आपने आपके घर पे डेफिनेटली ये सारी चीजें होंगी, आपने देखा भी होगा। तो वो क्या है, पीतल आपका मिश्र धातु है। कांसा भी आपका क्या है, मिश्र धातु है। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे भर्जन तथा निस्तापन में क्या अंतर है ये बताना है। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय होने वाली रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए, ये भी बता रखा है। तो देखिए भर्जन क्या है, देखिए भर्जन तथा निस्तापन में मुख्यतः अंतर जो है वो क्या है। भर्जन में सल्फाइड अयस्क को गर्म करके क्या किया जाता है भाई, सल्फाइड अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। जबकि जो आपका दूसरा क्या है, निस्तापन में जो है सल्फाइड अयस्क नहीं, इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को जो है गर्म करके जो है ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसमें, ये ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। किसको, तो ध्यान रखिएगा दो चीजें यहाँ पे। पहला हमारा है भर्जन। भर्जन में क्या किया जाता है, सल्फाइड अयस्क को गर्म करके क्या किया जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। वही निस्तापन में, निस्तापन कहाँ है, निस्तापन में जो है कार्बोनेट अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए जो हमारा जिंक के आयरनों के साथ जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न अभिक्रिया है। देखिए, जिंक का सल्फेट का हमने ये करा है और ये इसका हो गया, ठीक है, निस्तापन के लिए। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। भैया कौन सा धातु जो है सामान्य ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है, अभी अभी हमने बताया है मरकरी। मरकरी जिसको हम पारा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया, दोबारा से यहाँ पे निस्तापन और जो है भर्जन और अवलगम आ गया। देखिए, निम्नलिखित को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। भर्जन क्या होता है, भर्जन के लिए मैंने क्या बताया अभी, भर्जन के लिए हमारा हो जाएगा सल्फाइड अयस्क को अति उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क को जब अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो यह किसमें भैया, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। वही जो है निस्तापन में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो वह क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसमें एक चीज और जोड़ देना, जो है वायु की उपस्थिति में जो है अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो भैया वह क्रिया भर्जन कहलाता है, उससे हमारा ऑक्साइड प्राप्त होता है। वही निस्तापन में क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को जब गर्म किया जाता है तो हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। दोनों के लिए आपके पास रिएक्शन भी यहाँ पे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला है अमलगम। अमलगम क्या है, देखिए अमलगम वह मिश्र धातु है जिसमें एक धातु का मिश्रण पारा होता है। भैया अमलगम क्या होता है, एक मिश्र धातु है। अमलगम क्या है, एक मिश्र धातु है, लेकिन उस मिश्र धातु में एक तो होना चाहिए पारा, बाकी दूसरा कोई दूसरा धातु हो सकता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अमलगम कहलाएगा। देखिए, अमलगम वह मिश्र धातु है जिसमें एक धातु मिश्रण पारा के रूप में होता है। अर्थात जब कोई धातु पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। सोडियम का अमलगम हो जाएगा सोडियम प्लस पारा, जिंक का अमलगम जिंक प्लस पारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है, एक कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, देखिए अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक हो जाएगा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, दूसरा हो जाए कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। निम्नलिखित धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कितने, 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ये कौन से कोष में होगा, के कोष में, एल कोष में और एम कोष में, KLM। और यहाँ पे है मैग्नीशियम के पास जो है बाह्य कोष में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 2, 8, 2। वही सोडियम के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2, 8, 1 हो जाएगा। इनको काउंट करके आपका इतना होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अगला बोला है दो उत्कृष्ट गैसों का नाम लिखिए। दो उत्कृष्ट गैस किसे कहेंगे, वह गैस जिसके
बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भरे हुए हो उसको हम उत्कृष्ट गैस कहेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे हो गया एक हीलियम, नियोन और आर्गन। यहाँ पे एक चीज और भी ले सकते थे, क्रिप्टॉन भी ले सकते थे। वो ये सारे क्या है आपके उत्कृष्ट गैस है। दो पूछा है, आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। ठीक है, अगला बोला है एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एल कोश बोला गया है, देखिए हमारे पास जो परमाणु का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है इस प्रकार से, ये पहला वाला होता है KLM, ये है हमारा दूसरा वाला कोष। L जो है दूसरा कोष है और कोषों में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम 2n² से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 रखा है, यहाँ पे इतना नहीं होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा। तो इसको करिए सॉल्व, देखिए 2 गुणा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8। तो L कोष में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी आपकी, 8 होगी। इस वाले फॉर्मूले से आप बाकी कोषों में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अगला बोला धातु एवं अधातुओं में 2 अंतर लिखिए। धातुओं और अधातुओं में 2 अंतर बताने हैं। देखिए धातुओं में 2 अंतर, धातुओं और अधातुओं में 2 अंतर क्या होंगे। देखिए कई सारे आपके यहाँ पे पॉइंट से आप कोई भी 2 अंतर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं भैया, धातुएं क्या होती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। एक तो पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, धातुएं धौनिक होती है, अधातुएं धौनिक नहीं होती है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर आपको बनाना होगा तो क्या लिख सकते हैं भैया, धातुएं आघातवर्धनीय होती है और अधातुएं भंगुर होती है। ऐसे करके आप कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप कोई और भी पॉइंट यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए वह धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल से या क्षारक से किसी भी से भी अभिक्रिया करेगा तो वह उत्पाद के रूप में संगत लवण और जल प्रदान करता है, तो उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और यह उभयधर्मी ऑक्साइड हमारे पास टोटल हमारे पास 2 है क्लास 10 में, उसका नाम अच्छे से याद रखिएगा। पहला उभयधर्मी ऑक्साइड है ZNO, क्या है ZNO, जिसको हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड। और दूसरा उभयधर्मी ऑक्साइड है हमारा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है नीचे, 1 और 1 2 हो गए। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए अगला क्या है हमारे पास, यहाँ पे बोला है अधातुएं ऑक्सीजन से के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर क्या क्या बनाएगा, या तो उदासीन ऑक्साइड बनाएगा या अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड। अगला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। अब यहाँ पे पहला क्या है हमारे पास, खनिज है, दूसरा अयस्क है। तो खनिज किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं भैया, उन खनिजों में कुछ स्थानों पर जो हमारे पास खनिज में पाए जाते हैं, कुछ स्थानों पर जो खनिज पाए जाते हैं उनसे जो धातुएं हैं उनको निकालना लाभकारी होता है, उनको हम कहते हैं अयस्क कहते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसने निकालना लाभकारी होता है, इन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। जैसे लेड का अयस्क गैलेना PbS होता है। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और भी आता है इसी में, गैंग। तो गैंग के बारे में थोड़ा सुन लीजिए आप लोग, क्या होता है अगला पॉइंट, गैंग, जो कि इसमें है नहीं, गैंग। अब गैंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गैंग क्या होता है, जो आपका अयस्क में से सारे धातु को निकालने के बाद जो अशुद्धियां बच जाते हैं, मील मिट्टी धूल कक्कड़ वगैरह, जो उसको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे, अगला है हमारा 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल के से हाइड्रोजन विस्थापित करती है तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं करती है। भैया 2 धातुओं के नाम बताने हैं जो तनु अम्ल से, तनु अम्ल कौन सा वाला है भैया, जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। ऐसे 2 धातुओं के नाम बताने और 2 ऐसे धातुओं के नाम बताने हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक अम्ल का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए हमने माना सपोज किया कि एक अम्ल है हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले जो धातुएं होंगी वो कौन होंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास सक्रियता श्रेणी को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सक्रियता श्रेणी में हम देखेंगे इसके ऊपर कौन कौन सी धातुएं हैं और इसके नीचे कौन कौन सी धातुएं। इसके ऊपर जो धातुएं होंगी वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होंगी, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। और नीचे जो होंगी वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातुएं होंगी जो कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। तो भैया हाइड्रोजन से ऊपर कौन है भैया, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे क्या है आपके हाइड्रोजन से ऊपर है। तो इसमें से हमने 2 ले लिए, मैग्नीशियम मैग्नीज,
भैया सोडियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं। ये क्या करेंगे, दो धातुएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर सकती है, वो मैग्नीशियम मैग्नीज हो गया। ठीक है, हम वहाँ पे मैग्नीशियम में मैग्नीज नहीं लिखा मैंने, लेकिन ऊपर के दो है उसमें से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद पश्चात जो है, जो हाइड्रोजन के नीचे होगा वो Ag हो सकता है, Au हो सकता है, कॉपर हो सकता है। भैया किसी भी दो के नाम आप यहाँ पे लिख दो, मरकरी भी हो सकता है, भैया कोई भी दो नाम यहाँ पे लिख दीजिए तो वो हो जाएंगे दो धातुएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है, वो हमने यहाँ पे लिख रखा है मरकरी और कॉपर। तो आप इसमें से कुछ भी और भी लिख सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। भैया कौन सा ऐसा तत्व है जिसको वायु में जलाने से वह काला हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कॉपर को अगर हम वायु में जलाएंगे तो वो काला हो जाता है। इसका मतलब वो जो X धातु है वो क्या है, हमारा कॉपर है, और कॉपर को वायु में जलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए, भूरे रंग का चमकदार तत्व X कॉपर है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड नामक काले रंग के यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, और इसका रासायनिक समीकरण यह है कॉपर प्लस ऑक्सीजन बना हमारा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ब्रंजक चूर्ण, ये हमारा आ गया तीसरा चैप्टर, ध्यान रखिएगा थर्ड चैप्टर। हम यहाँ पे चैप्टर वाइज कर रहे हैं सारी चीजों को। अब तक जो हमने करा है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है। जहां से आप यहाँ पे 1 देखेंगे तो इसका मतलब वो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका एक उपयोग भी बताया बोला है। तो ब्रंजक चूर्ण प्राप्त करना है, तो ब्रंजक चूर्ण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे समझिएगा, हम यहाँ पे शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे और उसमें से क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। तो शुष्क बुझे हुए चूने में से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, CaOH का वोल्टाइज जो चूना है वो कौन सा वाला है, ये शुष्क बुझा हुआ चूना। ध्यान रखना, बुझा हुआ चूना मतलब उसके एनर्जी को निकाल दिया गया, आग को निकाल दिया गया और वो बुझ गया है, उसका मतलब उसके अंदर वो तपन नहीं है। दूसरी बात, वो सूखा हुआ है शुष्क पाउडर रूप में। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट मींस ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, क्योंकि यह जल के अणुओं को त्याग कर इतना बनाता है। अब इसके उपयोग क्या है, देखिए पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, ब्रंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके उपयोग हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग बताए। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, उसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये इसका सूत्र है और इसका नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ सकते हैं हम। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ये हो गया। बेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है, केक बनाने में होता है, केक को फुलाने में, ब्रेड को फुलाने में, बिस्किट बनाने में, इन सब में जो है इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा किस में उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, यह अम्लीयता को दूर करने में। पेट में अगर आपको एसिडिटी हो जाए तो आप खाने का सोडा, 1 चम्मच खाने का सोडा पानी में डालेंगे और उसको घोल के पी जाएंगे पानी, तो आपके पेट की एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, बेकिंग सोडा का, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया किन 2 अम्लों का ताजा मिश्रण होता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्वारेजिया जिसको हम रॉयल वाटर कहते हैं, यह एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक्वारेजिया जो है वो किन 2 धातु अम्लों का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास होता है एक नाइट्रिक अम्ल और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिश्रित करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उससे जो हमारा ताजा मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं एक्वारेजिया या अम्लराज। ठीक है, हमारे यहां पे अगर नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे तो HCl। इन दोनों को मिलाकर एक ताजा मिश्रण तैयार किया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, एक नया उत्पाद प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं एक्वारेजिया, ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग हम नोबल धातुओं जैसे सोना, प्लेटिनियम, इनको जो है पिघलाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। आगे पढ़ेंगे, इसके लिए भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पे है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बताते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब एक अम्ल और एक क्षारक परस्पर क्रिया करके एक दूसरे के लक्षण को नष्ट कर देते हैं तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हो गया आपका, अम्ल और क्षारक दोनों आपस में
अभिक्रिया किया, लवण और जल बनाया। आपका यहाँ पे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, ये आपका लवण हो गया, ये जल हो गया। तो ये हमारे पास उदासीनीकरण अभिक्रिया दोबारा से यहाँ पे हमने इसको रिपीट करके खत्म करा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बता, निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। सबसे पहले ब्रंजक चूर्ण, अभी अभी हमने पढ़ा ब्रंजक चूर्ण का जो नाम दूसरा एक है ब्लीचिंग पाउडर है और इसका रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका सूत्र है CaOCl2। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब भी आप किसी व्यक्ति का भी कोई मसल से टूट जाते हैं, मतलब हड्डियां टूट जाते हैं, मान लीजिए बोन टूट गया, तो उस कंडीशन में उसको जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जोड़ने के लिए किस रूप में उपयोग किया जाता है समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मेरा हाथ टूट गया, अब यहाँ से हाथ टूट गया तो क्या होगा भैया, हमारा हाथ इसको जोड़ने के लिए वो तो अपने आप इसके अंदर केमिकल रिलीज होगा, लेकिन जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, इसके दोनों साइड में प्लास्टर कर देना पड़ेगा। प्लास्टर करने से क्या होगा, ये हड्डी जो हमारा टूटा हुआ है वो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, इसमें अपने आप हमारे बॉडी से केमिकल से रिलीज होता रहेगा, वो उसको जोड़ देगा। ठीक है, तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है समझिएगा, टूटी हुई हड्डियों को उसके जगह पे स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ना कि हड्डियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र क्या है वो क्या होता है आपका CaSO4 into half H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक है, ये हो गया CaSO4 into half H2O। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये जिप्सम का फॉर्मूला हो गया, CaSO4 into half H2O होगा इसका फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 into half H2O और इसका रासायनिक जो नाम होगा वो जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ को हम हेमी पढ़ेंगे और H2O को हाइड्रेट पढ़ेंगे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो क्या बन जाता है, वह अम्लीय वर्षा हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया निर्माण में किन किन अम्लों का प्रयोग होता है तथा उनका अनुपात कितना होता है। एक्वारेजिया की एक विशेषता लिखिए। तो एक्वारेजिया क्या है हमारे पास, अभी अभी हमने बताया कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को जब 3:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो इससे जो हमारा ताजा मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं एक्वारेजिया। और इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे नोबल धातुओं को पिघलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे मेंशन करा होगा। और एक्वारेजिया को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पेपर के लिए तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न के रासायनिक सूत्र एवं एक उपयोग लिखिए। क्या है हमारे पास भैया, सबसे पहले धोने का सोडा दैट मीन्स धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है भैया हमारा, अभी अभी हमने बताया था Na2CO3 होता है। अगर आप यहाँ पे 10H2O जोड़ देते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही है और Na2CO3 भी सही है। ये सोडियम धावन सोडा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। और इसके उपयोग क्या है, वही उपयोग पूछा है क्या, हाँ इसके एक उपयोग बताइए बोला है, उपयोग यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो ध्यान रखिए इसका उपयोग क्या है। धावन सोडा का उपयोग होता है कठोर जल को मृदु करने में। ठीक है, इसका उपयोग उसमें हो जाता है। उसके बाद हमारे पास हो गया बेकिंग सोडा का मतलब खाने का सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 देखिएगा कैसे लिखा होना चाहिए था, NaHCO3 यहाँ पे होता है NaHCO3। अब ये इसका उपयोग क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था, पेट में अगर अम्लीयता हो जाए, एसिडिटी हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका प्रति अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा और किस में भैया, और किस में, पाव रोटी, डबल रोटी, ब्रेड वगैरह को हम फुलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। धातु और अधातु में दो अंतर बताने हैं भैया, धातु और अधातु में दो अंतर बता तो दिए थे हमने, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्या बताया था, धातु ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं जबकि अधातु ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। यहां पे देखिए ये आ गया सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। सक्रियता श्रेणी धातुओं की वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा होगा ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्या है, सबसे अधिक
अभिक्रियाशील धातु है और यहां पे अभिक्रियाशीलता घट रही है। ठीक है, तो नीचे वाला सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो ये हमारे पास सक्रियता श्रेणी आपको याद रखना पड़ेगा भाई। सबसे पहला धातु क्या है? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, पीबी का मतलब लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। ये सारे आपके क्या है? सक्रियता श्रेणी के जो धातुएं हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसी से हमने पीछे विस्थापन का अभिक्रिया करा, कई सारे अभिक्रिया जो हमने इसी श्रेणी से ही करा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या होता है? भैया सिर्फ वही बता रखा है। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें जब हम अभिक्रियाशील धातु को डालेंगे तो क्या होगा? अभिक्रियाशील धातु हाइड्रोजन को उसके यौगिक से अलग कर देगा। ठीक है, तो ये जब अभिक्रियाशील धातु में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और साथ में क्या निकलेगा भैया? इधर इधर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसका ध्यान रखिएगा, प्लस में उत्पाद के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला बोला, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो भाई आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, आयनिक यौगिकों के मध्य, आयनिक यौगिकों के परमाणुओं के मध्य मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊष्मा अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस कारण इसका गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है। ठीक है, तो यही बताया गया था, धनायन और ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिकों को उबालने में के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका क्वथनांक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है? भैया शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और शुष्क लिटमस पेपर एक दूसरे के रंग को, लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है? ध्यान रखिएगा, अगर लिटमस पेपर का रंग बदलना है तो ध्यान रखिएगा, जो अम्ल होता है या क्षारक होता है, अम्ल जो है अगर जलीय विलयन में होगा तो ही वह हाइड्रोजन आयन में विघटित होता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। अब हाइड्रोजन आयन में जब वो विघटित हो जाएगा तो लिटमस पेपर के रंग को बदल देगा। अब जल की अनुपस्थिति में जो है हाइड्रोजन आयनों में अम्ल नहीं टूट पाता है, जिस कारण वह लिटमस के साथ कोई क्रिया नहीं कर पाता है और इसी कारण लिटमस का रंग नहीं बदलता है। ध्यान रखिएगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती क्योंकि उसमें जल उपस्थित नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक गैस अम्लीय गुण भी तभी दिखाती है जब वह पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व दो उपयोग बताइए। अभी अभी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताया था, यही है, और यह इसके उपयोग कठोर जल को मृदु करने में, कपड़े धोने तथा कांच के बर्तनों की सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? अभी भी बता रखा है। ठीक है, आगे है, आपके पास दो विलन ए तथा बी है। विलन ए का पीएच मान कितना दे रखा है भैया? विलन ए का पीएच मान 6 है और विलन बी का पीएच मान जो है वो कितना है? 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? भैया जिसका पीएच मान कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी। इसमें से कौन सा अम्लीय है जिसका पीएच मान 7 से क्या होगा? पीएच मान 7 से कम होगा, वो अम्लीय होगा। अभी इसका पीएच मान 7 से कम है, इसका तो ज्यादा है, तो इसका मतलब विलयन ए जो है अम्लीय होगा। विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, विलयन ए अम्लीय है तथा विलयन बी क्षारीय है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक हो गया, आयरन सेकेंड सल्फेट हो गया। भैया जिंक क्या करेगा? आयरन को उसके यौगिक से अलग कर देगा और क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी से ही ये चीजें संभव है। अगला है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? भैया वर्षा जल क्या होता है? थोड़ा सा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और जो आश्रित जल होता है वह उदासीन होता है, और जो बरसात जल होता है उसमें अम्ल के गुण होने के कारण उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है और वही आयन ही जो है इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी होता है, जिस कारण बरसात के जल में विद्युत का चालन हो पाता है, लेकिन आश्रित जल में या आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। आश्रित जल विद्युत का संचालन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें आयन नहीं होते, जबकि वर्षा का पानी विद्युत का संचालन करता है क्योंकि इसमें घुले हुए लवणों की उपस्थिति में आयन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला है, उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं?
निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड छांटिए। भैया उभयधर्मी ऑक्साइड हमने पहले ही बता रखा है, वह धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों में से किसी से भी क्रिया करके संगत लवण और जल प्रदान करता है, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड हमारे दो ही होते हैं, एक होता है ZnO और दूसरा होता है Al2O3। ये Al2O3 ऐसा है, O3 3 जो है ऊपर हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण का अभी हमने बताया था CaOCl2 तथा इसके कोई दो उपयोग बताए, उपयोग भी बताया जल का शुद्धिकरण में, कागजों और कपड़ों और कागजों को सफेद करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्या है देखिए, क्या है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है भैया? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, अभी अभी ये भी बताया था। अब है हमारा 4th नंबर चैप्टर, चौथा चैप्टर, और चौथा चैप्टर जो है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें देखिए क्या बोला है, कार्बन यौगिकों का नाम पद्धति के आधार पर कीजिए। यहाँ पे IUPAC पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए, ये होना था, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो प्रकारात्मक समूह है, सभी के प्रकारात्मक समूह को आपको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में आप नहीं कर सकते। देखिए ये वाला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन किस रूप में आपका और हो सकता है, उसको भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 3 कार्बन है, 1 2 3, यही सेम क्वेश्चन इस रूप में भी आपका हो सकता है, तो घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, मोहित सर आपके साथ है, निश्चित रूप से हो जाएगा। देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, मैं इधर से इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, ओहो सुसाइड, देखिए इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में होगा या इस रूप में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए कितने हमारे पास कार्बन है, 1 2 3, और ये हमारे पास प्रकारात्मक समूह है। प्रकारात्मक समूह जो है आपका हेलोजन है, तो यहाँ पे हेलोजन वाले जो होते हैं उसके नाम को पहले लिखा जाता है, पूर्वलग्न में लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई? क्लोरीन है तो सबसे पहले क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो, और 1 2 3 है तो यहाँ पे क्लोरो मेथेट प्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम ही होगा क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या है देखिए, ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? और कार्बन 1 है तो क्या बोलेंगे? मेथेनल। एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं। चलो इसको पूरा ही लिखते हैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं काम होगा। ये हो गया 1 कार्बन, तो हमने कहते हैं मेथेल, और एल्डिहाइड के लिए प्लस अल यूज करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका? मेथेनल। ये हमारे पास अल्कोहल वाला समूह दिख रहा है पीछे, 1 2 कार्बन है, तो हम यहां पे लिखेंगे एथेन। धन OH के लिए हमारा ऑल शब्द यूज होता है, और इसको जोड़ के लिखेंगे तो एथेनॉल हो जाएगा। यहां पे हमारे पास फिर से एल्डिहाइड आ गया, 1 2 कार्बन है, तो यहां पे हम लिख देंगे एथेन, प्लस यहां पे अल हो जाएगा, तो बन जाएगा एथेनॉल, एथेनल, ठीक है। अगला इसको देखते हैं। देखिए ये एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, C++O बॉन्ड CH+C, देखिए 1 2 3 कितना हो गया? 3, तो यहां पे मेथेट प्रोपेन। धन ये हमारा कीटोनिक समूह है, तो कीटोन में हो जाएगा ऑन, क्या जुड़ेगा? ऑन, और इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे प्रोपेनॉन, क्या बन गया? प्रोपेनॉन, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो मेथेट प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है आइन,
प्रोपाइन। यहां पे हमारे पास 3 कार्बन है, 1 2 3, तो यहां पे हो जाएगा प्रोपेन। तन ये ओइक अम्ल है तो यहां पे जुड़ जाएगा ओइक अम्ल, और इसको जोड़ के लिखेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। अगला है देखिए यहां पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन है तो यहां पे हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन नहीं लिखेंगे, चलो में पेंट लिखेंगे, पेंट। धन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो जाएगा आइन, और जोड़ेंगे तो लिखेंगे पेंटाइन। ये हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हमारे पास जो नामकरण हो गया IUPAC वो हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला है एक अधातु X दो भिन्न रूपों में Y तथा Z में रहता है। Y एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है जबकि Z विद्युत का एक अच्छा चालक है। X, Y तथा Z को पहचानिए। देखिए X कोई अधातु है जो दो रूपों में पाया जाता है, Y और Z, और Y के लिए इन्होंने बताया है कि Y एक कठोरतम धातु है जबकि Z एक विद्युत का चालक है। तो ये कौन होंगे? देखिए कार्बन के अवर रूप होते हैं, जैसे कार्बन एक अधातु है और उसके दो रूप आपके हो गए, एक आपका हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। हीरा जो सबसे कठोरतम पदार्थ है, धातु पदार्थ है, और ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होता है। तो यहाँ पे हमारा X जो है वो कार्बन हो जाएगा, Y जो है वो हीरा हो जाएगा, डायमंड हीरा है, और Z जो है ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण से समझाइए। समजातीय श्रेणी देखिए कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, और जो कार्बन यौगिक है उनके दो क्रमगत कार्बन यौगिक होंगे, श्रृंखला होंगे, उनके बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर होता है, तो उसे हम उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है। और किन्हीं भी दो समजातों के बीच में, किन्हीं भी दो परस्पर समजातों के बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर होता है। ठीक है। यही देखिए यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला, ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी कहते हैं। नोट, किन्हीं दो समजातों के मध्य बॉन्ड एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अंतर होता है। उदाहरण के लिए सभी एल्केन। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे करके करेंगे। कैसे होगा भैया, ये तो ऊपर ही ना हो रहा है। देखिए इधर मैं कर दे रहा हूं इसका समजातीय श्रेणी। अब मैं सभी एल्केन के लिए बात कर रहा था, चलिए यहाँ पे सभी एल्केन के लिए बात करा तो मैं यहीं पे इसके आगे कर रहा हूं। देखिए पहला एल्केन हो गया CH4, दूसरा हो गया C2H6, तीसरा हो गया C3H8। देखिए जरा इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, एक कार्बन एक बॉन्ड दो हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन है, नहीं है? देखिए तो परस्पर दो समजातों के बीच में क्या है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अंतर है। यहाँ पे देखिए दो, एक कार्बन है, इधर दो है, तो एक कार्बन इधर बच गया, इधर 6 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन इधर बच गया। ठीक है। अब यहाँ पे इसका दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अब मैं अल्कोहल के ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3OH, CH3, C2H5OH एंड C3H7OH। ये आपके एल्कोहलिक समूह है। ठीक है। एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह है, तो इसके रासायनिक गुण समान होंगे और इसके भौतिक गुण भिन्न होंगे क्योंकि श्रृंखला बदल रही है। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, देखिए एक कार्बन एक बॉन्ड और दो हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में किसका अंतर है, देखिए एक कार्बन दो हाइड्रोजन, इन्हीं का अंतर है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका हो गया काम।
ठीक है, तो आप ये वाला एग्जाम्पल या अल्कोहल वाला ये वाला एग्जाम्पल या हैलोजन वाला एग्जाम्पल कोई सा भी आप एग्जाम्पल वहां पे दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्टरीकरण क्या है? एक मिनट पहले ये बात समझिए, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में और विस्तृत में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं उसको आगे करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्टरीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। एस्टरीकरण क्या है समझिएगा, एल्कोहल और एल्कोहल दैट मीन्स एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल परस्पर अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया, देखिए ये एथेनॉल हो गया, ये एथेनोइक अम्ल हो गया, एथेनोइक अम्ल, ये 3 यहाँ पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एथेनोइक अम्ल है, दोनों आपस में अभिक्रिया किए, यहाँ पे ये बनाया, कैसा होगा देखिए CH3COO C2H5 ऐसा बना है। ये एस्टर का फॉर्मूला है, ये एथेनॉल का है, ये एथेनोइक अम्ल है, ये एस्टर है, ये वाटर है। ये एस्टरीकरण अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है हमारे पास, आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। सेम वही चीज है जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, देखिए आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म, भौतिक प्रकृति, आयनिक यौगिकों में धन एवं ऋण आयनों के बीच मौजूद आकर्षण बल के कारण ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, सामान्यतः ये भंगुर होते हैं। दूसरा, गलनांक एवं क्वथनांक, जिसके बारे में हमने बता रखा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। आप यहीं से आंसर कर सकते हैं। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक कौन है भैया? आपका नमक, लवण जो है वो भी आयनिक यौगिक है, तो वो सामान्यतः जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ये सब क्वेश्चन बड़े जबरदस्त है। निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। आपके पास क्या है पहले वही देखिए, यहाँ पे NH3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले NH3 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, तो हमने यहाँ पे लिखना है NH3 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये हो गया। अब यहां पे सबसे पहले देखेंगे N, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5। ठीक है, ये नाइट्रोजन के लिए हमने बात कर ली। अब आती है बात, दूसरा परमाणु क्या है इसके पास? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1, तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। अब क्या करना है समझिए, यहाँ पे इतना हो गया। अब हमें NH3 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, तो सबसे पहले इधर लिख दीजिए N, जो कम है उसको बीच में रखिए N, इधर एक H डालिए, ऊपर रख देते हैं एक H और इधर एक H डाल देते हैं। कहाँ है हमारा? ठीक है, अब यहां पे देखिए नाइट्रोजन के बाह्य कोश में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन को इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर 1 2 3, क्योंकि 3 साइड में 3 परमाणु ऑलरेडी है, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉनों को 3 साइड में रिप्रेजेंट करा। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे उनको इधर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो है हमारा, उसके इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हमने इस तरह से क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हाइड्रोजन अपना कोश पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये इससे ले लिया, इसने इससे ले लिया और इसने इससे ले लिया। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया हाइड्रोजनों ने। अब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके पास टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन कहां से लेंगे? तो जिसको इन्होंने दिया है नाइट्रोजन ने, उसी से साझेदारी करेगा, बोलेगा भैया मैंने तेरे को दिया, अब मेरे को जरूरत है तो मुझे भी दे। तो साझेदारी कर ली। ये जो हमारे पास बना, ये NH3 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ठीक है, अगर इसके रेखीय संरचना के बारे में बोला जाएगा तो इस तरह से बना देना आप लोग, N इधर इधर, H H H,
ये बन गया आपका NH3 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर है? अब इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं। अगला है हमारे पास H2S। इसको ध्यान दीजिए, ये ऐसा नहीं है एक्चुअल में, ये H2S है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं H2S की। अब H2S की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए भाई सेम प्रोसेस करेंगे। यहां पे आंसर देखिए, जो सल्फर है और हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया हाइड्रोजन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1 हो गया, इधर हो गया हमारे पास 1। अब हमारे पास है दूसरा सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, 2, 8, 6। सल्फर के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो यहाँ पे हमारे पास इसका ये 6 हो गया। अब बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या होगा भाई, कम परमाणु कौन से है, सल्फर है, तो सल्फर को बीच में रख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं भैया, 2 है, तो एक हाइड्रोजन को मैंने इधर फिट कर दिया, दूसरे को इधर फिट कर दिया। अब जो है बात आती है इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने की। सल्फर के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, क्योंकि दो साइड में 2 परमाणु है, और इधर 2 रख दिया और इधर 2 रख दिया, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो गए। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हमने व्यवस्थित कर दिया इस तरह से क्रॉस से। अब इसकी हम साझेदारी करवाते हैं। ये हाइड्रोजन जो है, ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को लिया इसने इसके लिए। अब सल्फर की बात आती है कि सल्फर भी तो अपना काम पूरा करेगा, तो भैया हाइड्रोजन ने ले लिया, दोनों हाइड्रोजन ने, अब सल्फर की जरूरत है तो इन हाइड्रोजनों से ले लेगा। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। रेखीय संरचना की बात करेंगे तो क्या बनाएंगे, S बॉन्ड H बॉन्ड H। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओहो नहीं, अगला नहीं, इसमें एक बचा है मेरे प्यारे भाई, एक बचा है F2। ये F2 ऐसा नहीं है, ये F2 है इस प्रकार से। अब F2 के लिए क्या करेंगे भाई, देखिए यहां पे सर, F2 के लिए क्या करना है, F2 के लिए हो जाएगा, सबसे पहले F लिखेंगे। एक ही प्रकार के परमाणु है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है क्या, 9 होता होगा, 2, 7। तो ये हो गया बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। 2 F है, तो एक F को इधर रखो, दूसरे को इधर रखो। इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिए, साझेदारी हो गई 1-1 इलेक्ट्रॉन की, सहसंयोजी बन गया, तो क्या हो जाएगा, F बॉन्ड F। ये F2 की संरचना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल में ऐसा नहीं है, कैसा होना चाहिए, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का बनाते हैं, देखिए आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे परमाणु है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसमें हो जाएगा 2,4, इसका हो जाएगा 2,6। ये हो गया बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास भैया C कितने, 1 है, ऑक्सीजन कितने, 2 है, तो भैया जो कम है उसको हम कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, तो बीच में रख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, ठीक हो गया। अब बात करते हैं कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 2 इधर डाल दिए, 2 इधर डाल दिए। अब पूछोगे नहीं कि यहाँ पे 2 क्यों डाले, अब तक तो भैया जो इधर एक परमाणु तो उधर एक परमाणु, तो एक एक डाल रहे थे। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 की आवश्यकता है, तो इसको भी 2 की आवश्यकता है, इसको भी 2 की आवश्यकता है, तो इधर हमने 2 फिट कर दिए, उधर 2 फिट कर दिए। और कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो भैया 2 इससे ले लेगा, 2 से ले लेगा, इसलिए ऐसे फिट करा। अब ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2,
3 4 5 6, ये हो गया। अब भैया करते हैं साझेदारी। इस ऑक्सीजन ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस ऑक्सीजन ने भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब ये कार्बन जो है ये भी तो अपने पूरे करेंगे, तो कार्बन ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, साझेदारी करके बना लिया सहसंयोजी बंध। अब यहाँ पे इसका अगर रेखीय संरचना की बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका CO2 का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब H2S हो तो गया है मेरे ख्याल से, पीछे H2S हो गया है, H2S हो गया है। अगला है C2S6 का करना है, C2S6 F नंबर का आंसर। ठीक है, देखिए C है, कितना होता है एटॉमिक नंबर 6, 2, 4 हो गया। H एटॉमिक नंबर 1, इसका हो जाएगा 1, डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले परमाणु कम कितने हैं, C कम है, तो हमने C को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, C 1 2 साइड में बराबर में लिख दिया। हाइड्रोजन कितने 6 है, इस कार्बन के हिस्से में आ रहा है 3 और इस कार्बन के हिस्से में भी आ रहा है 3 हाइड्रोजन। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 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 इधर। क्यों करा ऐसे, देखिए हर एक कार्बन के चारों तरफ जो है परमाणु है, तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। दूसरी बात और क्या है, देखिए हर एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए भी तो इसको इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो साझेदारी कैसे करेगा है। क्या हो गया भैया, कुछ गड़बड़। हाइड्रोजन ने पहले अपने जरूरत को पूरा कर लिया, हाइड्रोजन ने अपनी जरूरत पूरी कर ली। अब भैया जो हमारे पास कार्बन है वो भी तो अपनी जरूरत पूरा करेगा, तो कार्बन ने अपने अष्टक पूरा करने के लिए इनसे जो है ये घेर लिया। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अब बात करते हैं इसके रेखीय संरचना की, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, रेखीय संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि आप लोग पीछे देख रखे। तो वो कैसे बना, इस टाइप से ही बना था। ये रेखीय संरचना हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अपर रूप किसे कहते हैं। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। देखिए अपर रूप किसे कहते हैं, किसी तत्व के विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं जिनका रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं, उसे हम अपर रूप कहते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन है एक अधातु, उसके 3 अपर रूप होते हैं, एक होता है आपका हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ये हमारे अपर रूप होंगे और उनके जो है भौतिक गुण जो है भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। तो देखिए किसी तत्व के विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं जिनका रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। और कार्बन के 2 अपर रूप कौन कौन से, एक है हीरा और एक ग्रेफाइट, और अगर तीसरा पूछा जाए तो वो लिख देना आप लोग फ्लोरीन। ठीक है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अवमार्जक, अवमार्जक किसे कहते हैं, देखिए वह पदार्थ जो सफाई की प्रक्रिया में भाग लेते हैं अवमार्जक कहलाते हैं, जो कि कठोर या मृदु दोनों जलों के साथ आसानी से क्रिया करते हैं। फिर उसके बाद आ गया संचारण। संचारण किसे कहते हैं भैया, देखिए कोई भी धातु है जो वायु, नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने पर संचारित होने लगती है। संचारित होने की इस घटना को हम संचारण कहते हैं। और संचारण से बचाव क्या है, देखिए संचारण से बचाव है हमारा, अगर हम कोई भी धातु है उसको पेंट कर दे तो संचारित से बचा जा सकता है। धातुओं के ऊपर हम जो है पेंट कर दे तो भी संचारण से बचाव हो जाएगा। धातुओं के ऊपर अगर हम जिंक की परत अर्थात असद लेपन के द्वारा भी हम संचारण से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडियम एथोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड का रासायनिक सूत्र है C2H5ONa। ये सोडियम एथोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हम यहाँ पे जल के अणु लेंगे 1.5 H2O। अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए CaSO4 इंटू 2H2O प्राप्त होगा और इसका नाम है जिप्सम। ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे बोला है तथा इसके दो उपयोग बताइए। सबसे पहला उपयोग है खिलौना बनाने, मूर्ति बनाने में, और दूसरा है टूटी हुई हड्डियों को उसकी जगह पर स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला, सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं? मीथेन को के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। सहसंयोजी आबंध देखिए, जब भी कभी दो परमाणु हैं उनके बीच में दो या दो से अधिक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की बराबर समान साझेदारी से जो बनने वाला आबंध होता है उसको हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। देखिए यहाँ पे सहसंयोजी आबंध दो समान या असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी के द्वारा जो आबंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब यहाँ पे मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमसे पूछा गया है। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो यहाँ पे मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम बनाते हैं। देखिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है तो कार्बन हो गया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन फिट कर दिया हमने। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया और हमें पता है अभी अभी हमने करा था जो कार्बन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब इसमें सहसंयोजी आबंध कैसे बनेंगे? देखिए ये जो आपका हाइड्रोजन है इसको घेर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को घेर लेगा ऐसे करके, और जो हमारे पास यहाँ पे ये कार्बन है अपने हाइड्रोजनों को, इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से घेर लेगा। तो ये जो हमारे पास बना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। तो यहाँ पे सहसंयोजी आबंध, यहाँ पे सारे सब सहसंयोजी आबंध बने हैं। इसका अगर रेखीय संरचना चाह रहे हैं तो रेखीय संरचना ऐसा हो जाएगा H H H H। यहाँ पे ये सारे आपके सहसंयोजी आबंध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समयवों का चित्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो पेंटेन के लिए कितने संरचनात्मक समयवों की हम चित्रण कर सकते हैं? तो देखिए पेंटेन के लिए 3 संरचनात्मक समयवों का चित्रण किया जा सकता है। पहला जो हमारे पास चित्रण होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट, सबसे पहले पेंटेन का जो सूत्र होता है वो होता है C5H12। ठीक है, तो पहला चित्रण के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं? 4 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। एक संरचना आपका ऐसा हो गया। पेंटेन की संरचना है, देखिए प्रोप्यूट पेंटेन हो गया। इसको हम कहेंगे एन पेंटेन, नाम हो गया इसका एन पेंटेन। सेकंड जो है हमारा संरचना उसको भी देख लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ पे लिख दिया, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा कितने कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होने चाहिए थे। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कार्बन। इसको हम कहेंगे क्या? आइसो पेंटेन। एक संरचना और बनेगी जो कि हम यहां पे बना दे रहे, थर्ड वाला। थर्ड संरचना 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन और इधर 1 कार्बन, सभी के पास
इसका नाम हो जाएगा टी पेंटेन और इसको हम कहते हैं टर्सरी पेंटेन। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पेंटेन के 3 संरचनात्मक समय संभव है और एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, अगले जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोला गया क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यह क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते रहते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है? क्या बोला? जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जा रही है, तो क्या होगा? देखिए, जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो सोडियम Na2Zn O2 प्राप्त होगा। सोडियम जिंकेट पढ़ते हैं इसको, और साथ में हाइड्रोजन आयन जो है वाष्पीकृत हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, आगे बोला रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा? देखिए, लोहा जो है इसको गर्म करके रक्त की तरह तपा दिया जाएगा, उसमें हम भाप, दैट मीन्स वाटर को जो वेपर फॉर्म में उसको प्रवाहित किया जाएगा, तो उस कंडीशन में आयरन Fe3O4 प्राप्त होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है गैस निकलेगा। अगला, एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करना है। एथेनोइक अम्ल की जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे CH3COONA प्राप्त होगा प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगला है, जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो हमारा क्या प्राप्त होता है? जिप्सम का फॉर्मूला ये हुआ, 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, क्योंकि जिप्सम जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। अगला, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारे क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, चलिए ये हो गया यहां तक का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। देखिए, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो Mn मैग्नीज प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम वैधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, प्राप्त होता है। ठीक है, आगे ब्रंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ब्रंजक चूर्ण का फॉर्मूला COCl2। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस आपका क्लोरीन प्राप्त हो रहा है। वही मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड दैट मीन्स MgO को हम गर्म करते हैं, सॉरी HgO को गर्म करते हैं तो हमारा मर्करी प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होता है, मर्करी प्लस ऑक्सीजन। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होगा? जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला हमारा आयरन ऑक्साइड थर्ड की एल्युमिनियम से क्रिया करवाएंगे। आयरन ऑक्साइड थर्ड, इसका मतलब Fe2O3 की जब हम एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते तो आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड दैट मीन्स एल्युमिनियम प्लस Al2O3 प्राप्त होता है, जो कि हमारा ऑलरेडी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इन सब ये सारे क्वेश्चंस। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और इसी तरह से हम आगे जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे, तो आप लोग इसमें चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।